Good morning, good morning. Good morning, all of you. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो कल हमने स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात शुरू की थी। नासा के प्रोग्राम वगैरह हमने बता दिए थे। निसार मिशन तक हो गया था। निसार मिशन तक का डिस्कशन हो गया था। अब हम आते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन, जैसे मून पे जाने वाला पहला पर्सन कौन था, स्पेस में जाने वाला पहला पर्सन कौन। जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है कुछ वो देख लेते हैं। ये अब इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, सीधे सीधे याद ही करना पड़ेगा इसको। तो फैक्चुअल डाटा है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। पहला पर्सन मून पे जाने वाला, अब इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। अमेरिकन पर्सन था, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था, इसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इसके साथ एडविन एल्ड्रिन। टोटल 3 लोग गए थे, 2 मून पे उतरे थे, एक स्पेसक्राफ्ट में ही बैठा हुआ था। जो अपोलो 11 1969 में गया था, अमेरिका का मिशन था ये। मून पर, स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पेस में तो उससे पहले ही यूएसएसआर का एक पर्सन था यूरी गागरिन, वो जा चुका था। तो स्पेस में जाने वाला पहला नहीं, स्पेस में तो 1961 में ही यूएसएसआर का यूरी गागरिन जा चुका था। ठीक है, तो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस में, और ह्यूमन को भेजने से भी पहले एक डॉग के ऊपर ट्रायल किया गया था। भाई सीधे ह्यूमन को तो नहीं भेजेंगे, सीधे ह्यूमन को तो नहीं भेजेंगे, तो ह्यूमन के भी पहले स्ट्रीट डॉग था, एक स्ट्रीट डॉग को भेजा गया था। तो पहला डॉग, और इसकी डेथ हो गई थी वहां पर। पहला स्ट्रीट डॉग, फीमेल डॉग था, स्ट्रीट डॉग स्पेस में गया था, उसका क्या नाम था? लाइका। लाइका ये नाम था इसका। पहला स्ट्रीट डॉग स्पेस में कौन गया था? फर्स्ट स्ट्रीट डॉग स्पेस में लाइका, उसका नाम था। 1957 में स्पुतनिक 2 ये लॉन्च किया था यूएसएसआर ने, उसमें गया था ये। किस स्पेसक्राफ्ट में गया था? उसका नाम था स्पुतनिक 2। तो शुरुआत कहां से हुई? 1957 स्पुतनिक 2 यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, स्ट्रीट डॉग को भेजा था पहले, फीमेल स्ट्रीट डॉग, इसकी हो गई थी डेथ, लाइका उसका नाम था। इसके 4 ईयर के बाद 1961 में जाके फर्स्ट पर्सन स्पेस में भेजा गया, यूरी गागरिन। पहला पर्सन जो स्पेस में भेजा गया है यूरी गागरिन, यूएसएसआर की तरफ से भेजा गया था। वोस्तक 1 मिशन था, वोस्तक 1 स्पेसक्राफ्ट में गया था ये। तो यूएसएसआर की तरफ से वोस्तक 1 स्पेसक्राफ्ट 1961, यूरी गागरिन, ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस में, मून पे नहीं। मून पे तो इसके 8 ईयर के बाद, 8 ईयर 1969 जब आया, अपोलो 11 मिशन था, अमेरिका की तरफ से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और एक पर्सन और था, ये 2 मून पे उतरे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। सबसे पहला पर्सन मून पर पैर रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर एक दोनों ऑप्शन आ जाए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एडविन एल्ड्रिन दोनों एक साथ ही गए हैं, पर पहला पर्सन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर एल्ड्रिन भी ऑप्शन दे दे, आर्मस्ट्रॉन्ग भी दे दे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मून पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे ध्यान रखें। वरुण यादव कह रहे हैं करंट पीडीएफ अपडेट हो गया है, कौन सा वाला? करंट पीडीएफ कौन सा वाला? अभी आपको 2 पीडीएफ मैंने दी थी, एक पीडीएफ 1 जिसको मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और दूसरा नोट्स दे रखे हैं। तो नोट्स में तो जो मैं नए पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, साथ साथ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पर्सन मून पे 1969 अपोलो 11 मिशन अमेरिका का, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन का नाम कई जगह आपको बज एल्ड्रिन भी मिलता है। एडविन एल्ड्रिन का नाम कई जगह आपको बज एल्ड्रिन के नाम से भी मिलता है।
और स्पेस में जाने वाला पहला ह्यूमन यूरी गागरिन यूएसएसआर ने भेजा था, वोस्तक-1 स्पेसक्राफ्ट था। और डॉग, सबसे पहला ट्रायल डॉग पर हुआ था, लाइका उसका नाम था, 1957 स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट। इंडिया की तरफ से पहला पर्सन राकेश शर्मा, वो इंडिया ने नहीं भेजा था, यूएसएसआर का मिशन था, उसी में गए थे वो। यूएसएसआर का जो क्रू गया था उसी का पार्ट थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा एयरफोर्स के। तो फर्स्ट इंडियन पर्सन स्पेस में जाने वाले स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ये यूएसएसआर ने भेजा था सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट। सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट में जो टीम गई थी उसमें ये भी गए थे। सोयूज T11 1984 की बात है ये। तो स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन पर्सन की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 सोयूज T11 यूएसएसआर ने भेजा था इनको। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई, कल्पना चावला। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई, कल्पना चावला, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ी हुई थी। कोलंबिया शटल, स्पेस शटल जो स्पेसक्राफ्ट जो एक्सीडेंट हुआ था 2003 में, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। कोलंबिया एक्सीडेंट जो हुआ था 2003 में, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पेस में जाने वाली कल्पना चावला, कोलंबिया एक्सीडेंट 2003 में डेथ हो गई इनकी। सुनीता विलियम्स, ये इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं है इनको, पेरेंट्स वगैरह में कोई पेरेंट रहे होंगे इंडिया के, तो इनको इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं है, पर इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड में जाएं तो कोई पेरेंट मान लो इंडियन है, इसलिए हमने नाम लिख दिया है, पर इनको नागरिकता भारत की नहीं है। तो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला अगर ऑप्शन में नहीं लिखेगा तो सुनीता विलियम टिक करना, हालांकि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन कह सकते हो। इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम्स, जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इंडिया से थे। तो कल्पना चावला करेक्ट आंसर है। कल्पना चावला नहीं लिखा हो तो सुनीता विलियम्स टिक करोगे। इंडियन ओरिजिन की हैं पर इनको नागरिकता भारत की नहीं है, अमेरिका ही रहती हैं। और अब तो प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस में भेज रही हैं लोगों को। कुछ समय पहले एक बिलियनियर भी गया था स्पेस में। तो अब प्राइवेट कंपनीज भी, स्पेस टूरिज्म एक नया फील्ड ओपन हो रहा है, स्पेस टूरिज्म। सिरिसा भाडला एक कंपनी है वर्जन गैलेक्टिक नाम की, वर्जन गैलेक्टिक नाम की कंपनी है, उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट है सिरिसा भाडला। वर्जन गैलेक्टिक एक कंपनी है जिसमें सिरिसा भाडला वाइस प्रेसिडेंट है। तो एक बिलियनियर था, वो स्पेस में गया, अपने साथ और भी लोगों को लेके गया, क्योंकि कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी, ये भी साथ में गई। तो तीसरे नंबर पे कल्पना चावला सबसे पहले, सुनीता विलियम, तीसरा नाम सिरिसा भाडला। स्पेस में जाने वाली इंडियन ओरिजिन की थर्ड पर्सन सिरिसा भाडला। वर्जिन गैलेक्टिक एक कंपनी है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड की पहली कमर्शियल स्पेस लाइन है ये, वर्ल्ड की पहली कमर्शियल स्पेस लाइन, मतलब प्राइवेट कंपनी है स्पेस टूरिज्म के लिए। वर्ल्ड की पहली कमर्शियल स्पेस लाइन, प्राइवेट कंपनी है स्पेस टूरिज्म के लिए। तो सिरिसा भाडला, और एक और इंडियन पर्सन अभी गए स्पेस टूरिस्ट के तौर पे, संतोष कुलंगरा, स्पेस टूरिस्ट के तौर पे गए इसी कंपनी के साथ। वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है इसी ने भेजा। स्पेस टूरिज्म पे अभी एक इंडियन पर्सन एज ए टूरिस्ट गए, संतोष कुलंगरा नाम है। तो जो जो इंडियन स्पेस में गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी हाल फिलहाल के हैं ये। तो संतोष कुलंगरा पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट, वर्जन गैलेक्टिक कंपनी जो है उसी ने भेजा। कहाँ के हैं? केरल के हैं। संतोष कुलंगरा है केरल के। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आप जानते थे। एडविन एल्ड्रिन जो है उसी को बज एल्ड्रिन बोलते हैं, विवेक कुमार, मैंने शुरू में ही आपको बोला है। एडविन एल्ड्रिन का ही निकनेम बज एल्ड्रिन। तो कहीं बज एल्ड्रिन लिखा होगा, कहीं एडविन एल्ड्रिन लिखा होगा। क्लियर है?
अगला पॉइंट, तो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपने पढ़े हुए हैं, पर अब एटम के अंदर और भी पार्टिकल का पता चल चुका है। जैसे आपने एक पार्टिकल का नाम सुना होगा, अभी आगे हम इस पे बात करेंगे क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जैसे एक पार्टिकल का नाम है हिग्स बोसॉन, जिसको हम गॉड्स पार्टिकल भी कहते हैं। एक आपने ये पार्टिकल का नाम सुना होगा, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को गॉड्स पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। एक पार्टिकल है बैरियन, एक पार्टिकल है काई 3p, एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो ऐसे कई सारे पार्टिकल हैं, हिग्स बोसॉन, बैरियन, काई 3p, न्यूट्रिनो, ये सब हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो एक पार्टिकल का जिक्र आया न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है ये फोटोन टाइप का पार्टिकल जो कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रिनो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रल नेचर का, सिमिलर टू फोटोन। लाइट किससे बनी है? लाइट फोटोन से बनी होती है, फोटॉन्स होते हैं ना उसमें, तो लाइट फोटोन से बनी होती है। फोटोन की तरह का पार्टिकल, न्यूट्रल नेचर का, इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए इंडिया में भी एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। कहां पर, ये क्वेश्चन है। न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए कहां पर ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है? थेनी, तमिलनाडु। न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए थेनी, तमिलनाडु। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक सर्न नाम की संस्था है, अभी आगे टॉपिक आएगा, CERN, कई लोगों ने सुना होगा। सर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर यही एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल का पता किया जाए और पता चले कि अल्टीमेटली कौन सा वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। कि अभी तक तो आप जानते थे एटम, आखिर उसके अंदर भी कई चीजें होंगी, तो सबसे अल्टीमेट पार्टिकल, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल कौन है जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। सर्न नाम की संस्था इस पर काम कर रही है, इंडिया भी उसमें एसोसिएट मेंबर है। अभी लिखो मत, आगे आएगा। तो सर्न वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये स्टडी चल रही है इन चीजों पर ही कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं। ठीक, कॉस्मिक रेडिएशन वगैरह जो होती है, कॉस्मिक ऑर्डर जो होता है, उसी पे काम चल रहा है। काफी सारी एनर्जी वगैरह रिलीज हो रही है। अभी फिर न्यूज में है ये सर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी न्यूज में है, आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा मतलब ये है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हमें समझ आ गया कि क्या होता है न्यूट्रिनो, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रिनो। इसकी स्टडी के लिए इंडिया में ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई जा रही है? काफी समय से क्लियरेंस नहीं मिल रहा था कि कहां पर बने, कहां पर बनाया जाए। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से, एनजीटी की तरफ से। एनजीटी क्या है? एनवायरमेंट का कोर्ट है, एनवायरमेंटल कोर्ट है एनजीटी। अब क्लियरेंस मिल गया है, थेनी, तमिलनाडु में ये ऑब्जर्वेटरी लगाई जा रही है। तो न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी थेनी, तमिलनाडु में लग रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का क्लियरेंस मिल चुका है। क्या होता है न्यूट्रिनो? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, फोटोन के सिमिलर होता है और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के नाते ही न्यूट्रिनो शब्द आया। सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रल नेचर का और फोटोन के सिमिलर। फोटोन से ही मिलकर बनती है लाइट। लाइट भी किससे बनी है? फोटोन से। ठीक है, फिर एक चीज होती है ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा बताऊं। पहले ये समझ आ गया, देखो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी थेनी, तमिलनाडु। सब एटॉमिक पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, फोटोन के सिमिलर, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए इंडिया में थेनी ऑब्जर्वेटरी। अब एक पॉइंट समझें ग्रेविटेशनल वेव के बारे में। कंसेप्ट समझ लो, बस लिखा सब है नोट्स में, बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। जो फैक्चुअल डाटा है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, चाहे कोई कोड बना सकते हो, कंसेप्ट बस समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव की बात करें जरा। 1916 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना एक कंसेप्ट बताया। उसने कहा कि ग्रेविटेशनल वेव नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वेव है, मैग्नेटिक वेव है, वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव भी नेचर में होता है, उसने ये बताया। पर आइंस्टीन के पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर पाए। थ्योरेटिकली उसने बोल दिया,
एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में कहा कि जैसे इलेक्ट्रिकल वेव है, मैग्नेटिक वेव है, वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव भी होती हैं, पर वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाया। नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम की शुरुआत की। उसका नाम था ई-लीजा प्रोजेक्ट। ई-लीजा इस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 2016 में जाके ई-लीजा प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक डिवाइस थी, उसका नाम था लीजा पाथफाइंडर। उस डिवाइस ने एक्सपेरिमेंटली पता लगा लिया ग्रेविटेशनल वेव का। मतलब आइंस्टीन ने 1916 में कहा था ग्रेविटेशनल वेव का वेव नेचर है, ग्रेविटेशनल वेव नेचर में एग्जिस्ट करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल वेव, मैग्नेटिक वेव होते हैं। 1916 में उसने कहा था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाया था, थ्योरेटिकली कह पाया था, पर ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह इतने कमजोर होता है, वीक फोर्स होता है कि वेव नेचर नहीं पता लग पाया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ वो नहीं कर पाया। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोजेक्ट था ई-लीजा नाम से। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक डिवाइस बनाई लीजा पाथफाइंडर, और 2016 में एक्सपेरिमेंटली इस डिवाइस ने पता कर दिया, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि ग्रेविटेशनल वेव होता है। पॉइंट समझ आया? ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करती हैं, 2016 में ये प्रूव हो गया। अब ग्रेविटेशनल वेव का वेव नेचर प्रूफ होना ये बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम हो गया। एक बहुत सारी एक्टिविटीज जो स्पेस में हो रही हैं, इससे हमें जानकारी मिल पाएगी, इससे हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे। जैसे कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती है। ब्लैक होल आप सुनते हो कि चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो खींच लेता है तो कोई फोर्स काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वेव नेचर भी है, उससे कई सारी मिस्ट्री को हम सॉल्व करने में हमको हेल्प मिल पाएगी यूनिवर्स में जो चल रहा है। तो ग्रेविटेशनल वेव से ब्लैक होल की जो गुत्थी है, ब्लैक होल की जो मिस्ट्री है, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स की और कई सारी चीजों को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी मानी गई ग्रेविटेशनल वेव का पता लगना। ये तो वर्ल्ड में चल रहा है, दुनिया काम कर रही है इस पर, तो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये लोग कर रहे थे। अब जब ग्रेविटेशनल वेव प्रूव हो चुके हैं कि होते हैं, तो इंडिया भी तो कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो इंडिया ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी के लिए इंडिया जो ऑब्जर्वेटरी लगा रहा है हिंगोली, महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इंडिया का पहला ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहां पर लग रही है? हिंगोली, महाराष्ट्र। ये वर्ड लिखा है लीगो। लीगो शब्द का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो का ये मतलब है। लीगो, इंडिया की पहली लीगो ऑब्जर्वेटरी हिंगोली, महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। इंडिया की पहली लीगो ऑब्जर्वेटरी हिंगोली, महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्लियर है पॉइंट? तो करंट के सिंगल लाइनर क्वेश्चन है सभी है। देखो, ग्रेविटेशनल वेव की मैंने बात की थी अभी, ग्रेविटेशनल वेव की बात की थी, यहां प्रॉपर लिख रखा है। आइंस्टीन वगैरह वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख रखा है। तो ग्रेविटेशनल वेव 1916 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करते हैं, पर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उस समय। 2016 में ई-लीजा प्रोजेक्ट, ई-लीजा 2016 का ई-लीजा प्रोजेक्ट जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का प्रोजेक्ट था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करता है। लीजा पाथफाइंडर वो डिवाइस थी जिसकी मदद से पता किया गया। लीजा पाथफाइंडर, लीजा का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना।
लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। और ईलीजा में ई का मतलब है इवॉल्व, ई का मतलब है इवॉल्व, ईलीजा, और लीजा का मतलब तो बता ही दिया मैंने, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ईलीजा प्रोजेक्ट था नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ई का मतलब इवॉल्व और लीजा का मतलब ये लिखा। तो इसके पता लगने से, ग्रेविटेशनल वेव के पता लगने से बहुत सारी स्पेस की जो मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, जैसे कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन, जैसे कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन। अब ब्लैक होल के बारे में अलग से मैं बात करूंगा, अभी फिलहाल ग्रेविटेशनल वेव आपको समझ आया है, फिलहाल ग्रेविटेशनल वेव जो है वो समझ आया क्या मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, एरावत मैंने सुपर कंप्यूटर बताया था आपको, अभी किसी पेपर में क्वेश्चन आ गया वो। एरावत सुपर कंप्यूटर बताया था मैंने, इंडिया का फास्टेस्ट, अभी एग्जाम में आ गया है किसी में। अब अगला पॉइंट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। कई सारे डिपार्टमेंट जो आप सुनते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक का नाम है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक है डीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और एक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये तीन डिपार्टमेंट काम करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में। ये तीन डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये क्वेश्चन आता है कि कोई इंस्टीट्यूट का नाम पूछ ले और ये इंस्टीट्यूट की लोकेशन कहाँ है बताइए, तो जीके का क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तीन डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले डीएसटी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, पॉइंट समझिए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये थ्री डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स के अपने अपने इंस्टीट्यूट हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें ये डिपार्टमेंट्स तीनों आते हैं। पहले डिपार्टमेंट जो है उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, लाइफ साइंस में पढ़ाया था मैंने, फॉसिल प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, लखनऊ में है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही इंस्टीट्यूट है ये। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, बॉटनी मतलब प्लांट, तो फॉसिल प्लांट्स की स्टडी की जाती है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है ये सीधा सीधा क्वेश्चन लाइफ साइंस में पढ़ चुके हो आप। रमन रिसर्च सेंटर कहां पर है, बेंगलुरु में, इसी डिपार्टमेंट का पार्ट है सारा ये। रमन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, हिमालय में जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, सेंसिटिव जोन है, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट लाइन दरारें हैं, तो ये सब स्टडी करना, हिमालय क्षेत्र की स्टडी करना, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में है। ये तीन इंस्टीट्यूट बस, मतलब के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीरबल साहनी, रमन रिसर्च, वाडिया इंस्टीट्यूट। डीएसआईआर की बात करें, अगला डिपार्टमेंट डीएसआईआर, तो एक संस्था आप जानते हो सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो डीएसआईआर जो है, डीएसआईआर में दो पार्ट हैं, एक है सीएसआईआर और एक है सीडीसी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। डीएसआईआर जो है उसके दो पार्ट हैं, एक है सीएसआईआर और एक है सीडीसी। सीएसआईआर ऑलरेडी आप जान रहे हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी देते हैं। तो डीएसआईआर के अंदर दो पार्ट हैं, एक सीएसआईआर एक सीडीसी है। सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और सीडीसी क्या है, कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कंसल्टेंसी
डेवलपमेंट सेंटर, ये लिखा है, कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर। CSIR की कई सारी लैब्स है, CSIR के अंडर में बहुत सारी लैब आती हैं, कौन सी लैब कहां पर है ये क्वेश्चन है। CSIR के अंडर में कई सारी लैब हैं, कौन कहां पर है ये क्वेश्चन। CCMB पढ़ा चुके हैं लाइफ साइंस में, एडिशनल डाटा नहीं है, ज्यादातर चीजें पढ़ चुके हो आप। CCMB हैदराबाद, डॉक्टर लालजी सिंह बताया था मैंने DNA फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे। तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। CFTRI, ये क्वेश्चन बहुत आता है, CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर में है। तो CCMB हैदराबाद, CDRI लखनऊ, CFTRI मैसूर, सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात, सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात, सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन भावनगर गुजरात। नेशनल एरोस्पेस लैब, ये कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, नेशनल एरोस्पेस लैब बेंगलुरु। NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च लखनऊ, बॉटनिकल रिसर्च लखनऊ, नेशनल एरोस्पेस बेंगलुरु। नीरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नीरी नागपुर, इन्वायरमेंट में पढ़ा रखा है इसके बारे में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी इज इन नागपुर। क्लियर? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी नागपुर। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा। थर्ड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला इसी के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, हैदराबाद, DNA फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, ये कहाँ है, भुवनेश्वर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये पढ़ चुके हो लाइफ साइंस में, नई दिल्ली। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा, गुरुग्राम, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम हरियाणा। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस पुणे, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस पुणे। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ये सब आते हैं। अब इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, ये तो याद ही करने पड़ेंगे सारे, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे, समझाने वाला भी कुछ नहीं है इनमें। क्लियर है? इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हो गया। अब अगला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, स्टैटिक जीके है ये सब। अर्थ साइंसेस जो मंत्रालय है उसमें कौन कौन आता है, एक तो भारतीय मौसम विभाग, IMD दिल्ली, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली, IMD दिल्ली, भारतीय मौसम विभाग। एक है NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। एक इन्होंने व्हीकल बनाया है, एक बिल्कुल सर्कुलर शेप का गोल सा व्हीकल बनाया है जिसका नाम है मत्स्य। समुद्रयान एक प्रोजेक्ट है इंडिया का, समुद्रयान, जिसमें 6 किलोमीटर नीचे जाके ओशियन में एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं वहां। 6 किलोमीटर नीचे 3 ह्यूमन को भेजा जाएगा समुद्रयान में। थोड़ा सा और मैं आइडिया देता हूं, आगे हमें पढ़ना है। वैसे इंडिया का एक मिशन है डीप ओशियन मिशन, एक मिशन इंडिया शुरू कर रहा है, डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन में कई सारे काम होंगे, जिसमें एक काम है समुद्रयान को लॉन्च करना। पूरे मिशन का नाम है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन में एक पार्ट है समुद्रयान, जो ये NIOT बना रहा है। समुद्रयान जो व्हीकल बन रहा है,
सर्कुलर शेप का, उसको नाम दिया है मत्स्य 6000, उसको नाम दिया है मत्स्य 6000। क्यों नाम दिया है? 6000 मीटर नीचे जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर नीचे जाएगा। 6000 मीटर या 6 किलोमीटर नीचे जाना है, मत्स्य 6000 नाम दिया है समुद्रयान को, जिसमें 3 ह्यूमन भेजे जाएंगे। ठीक है, इतनी डेप्थ में जाने वाला इंडिया ये 4th कंट्री होगा ऐसा करने वाला। सबमरीन जो चलते हैं वो 200 मीटर चलते हैं, सबमरीन पनडुब्बी 200 मीटर नीचे चलती है, और मैं बात कर रहा हूं 6000 मीटर नीचे भेजना है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए। ठीक है, तो वो जो मत्स्य 6000 नाम का जो व्हीकल जिसमें लोग बैठ के जाएंगे, वो यही बना रहा है एनआईओटी चेन्नई। आगे वो टॉपिक आएगा समुद्रयान, अभी रुक जाओ, लिखो मत। एनआईओटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, यही बना रहे हैं उस व्हीकल को। ठीक है, NCAOR नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, अंटार्कटिका वगैरह में किस तरह से स्नो मेल्ट कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है, तो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च गोवा, सी लेवल बढ़ रहा है स्नो मेल्टिंग से। फिर इंकॉइस, इंकॉइस यहीं पर सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है हैदराबाद में। इंकॉइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद। सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर भी यहीं पर है। तो कई सारे इंस्टीट्यूट के जो नाम देख रहे हो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसमें ज्यादातर इंस्टीट्यूट जो हैं नाम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेस एंड इकोलॉजी कोची, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेस एंड इकोलॉजी कोची में है। सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेस एंड इकोलॉजी कोची। अब नासा वगैरह के बारे में पढ़ लिया, इंडिया के मिनिस्ट्री पढ़ लिए, अब आते हैं इसरो पर। इसरो इस्टेब्लिशमेंट तो इसका 1962 में हुआ था, इंकोस्पार इसका नाम हुआ करता। थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूं, 1962 में जब बना था तब इसका नाम था इंकोस्पार, ये नाम हुआ करता था। 1969 में इसको इसरो नाम दे दिया गया। 1962 में जब बना था तो ये नाम था इंकोस्पार, 1969 में फिर ये हो गया इसरो, 1969 में बना इसरो। तो इसरो 1962 में जब बना, इंकोस्पार नाम हुआ करता था, बाद में इसको रीनेम करके इसरो किया गया। तो इसरो का एस्टेब्लिशमेंट अगर कहा जाए 1969, इसरो जो नाम दिया गया है 1969, तो 1962 में इंकोस्पार बना था, आगे रीनेम करके इसको इसरो कर दिया 1969 में। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे इसरो के, ये भी क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई। सबसे पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। विक्रम नाम का जो लैंडर है वो इन्हीं के नाम पे है, विक्रम जो नाम दिया लैंडर को इन्हीं के नाम पर। तो पहले चेयरमैन इसरो के विक्रम साराभाई, जिनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर बोला जाता है। इसरो वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पीएम होता है। इसरो वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हेड कौन होता है? पीएम होता है। तो इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं, पर इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है जिसका हेड पीएम होता है। ठीक है, इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन एस सोमनाथ। तो इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है जिसका चेयरमैन पीएम, और इसरो के अभी चेयरमैन, इसरो के अभी चेयरमैन कौन? एस सोमनाथ। के सिवान को रिप्लेस किया उन्होंने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, ऑलरेडी पता है सभी को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन की बात करें तो टेसी थॉमस। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस।
ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। अभी आगे हम बात करेंगे डिफेंस में कि एपीजे अब्दुल कलाम ने आइडिया दिया था कि इंडिया को 5 मिसाइल तैयार करनी है अपनी। 5 मिसाइल जो इंडिया ने बनाई, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, वो इन्हीं का आइडिया था एपीजे अब्दुल कलाम का। और फर्स्ट मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस एक्चुअल में अग्नि 4 का जो प्रोजेक्ट है उसके डायरेक्टर थी। अग्नि 4 मिसाइल जो थे उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अग्नि 4 जो मिसाइल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेसी थॉमस। इनको अभी पिछले साल 2022 में एक अवार्ड भी दिया है, लोकमान्य तिलक अवार्ड। लोकमान्य तिलक अवार्ड मैंने 23 का आपको पढ़ाया था, 21 का पढ़ाया था, 22 वाला इन्हीं को मिला था। तो 2022 का लोकमान्य तिलक अवार्ड टेसी थॉमस को ही दिया गया। पुराना क्वेश्चन अगर जेईई में आ जाए तो पता रहे आपको। 2022 का लोकमान्य तिलक अवार्ड इन्हीं को मिला है। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2022 का लोकमान्य तिलक अवार्ड टेसी थॉमस। ऐड कर लीजिए। हेमंत मीना, अभी जो लाइव में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे चेक करना, लाइव आ रहा है क्या उस पे? अभी जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ अब चेक कर लो एक बार, यूट्यूब पे लाइव आ रहा है? खुद ही मालूम चल जाएगा, पूछने की क्या बात है इसमें। यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स हैं, 60 घंटे यहाँ करंट अफेयर पढ़ रहे हो, पूरा यूट्यूब पर नहीं है, कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं। वहां भी बच्चों का कुछ भला हो जाए तो कोई बुराई है इसमें? आप अपने सब्जेक्ट, अपने सिलेबस पे फोकस करो ना, बाकी दिमाग क्यों चला रहे हो इतना? दिक्कत सबसे बड़ी यही है, अपनी पढ़ाई के अलावा हर चीज से मतलब है। सर कहाँ पे क्या शेयर कर रहे हैं, कितने वीडियो काउंट करने बैठ रहे हैं, कितने हमें यहाँ मिले हैं, कितने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, वॉच टाइम काउंट कर रहे हैं उसमें। इन चीजों से आपका क्या लेना देना है? आप चुपचाप अपनी क्लास पूरी करो। आपको उल्टा ज्यादा ही पढ़ाया जा रहा है, तो आपको तो दिमाग लगाना नहीं चाहिए कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ वही पूरा कर लो आप। ये ऐसा भी क्वेश्चन नहीं कि आपके एग्जाम के मतलब का या पेपर में आने वाला है यूट्यूब पे क्लास जा रही है कि नहीं जा रही। जो आपका काम नहीं है उस पर मत दिमाग लगाओ। अब इसरो के कई सारे सेंटर बने हुए हैं, इसरो के कई सारे सेंटर हैं, कहीं पर रॉकेट बन रहा है, कहीं सैटेलाइट बन रही है, सबके अलग अलग काम है। इसरो के कई सारे सेंटर बने हुए हैं, हर सेंटर का अपना अलग काम। एक बात बताओ, सैटेलाइट तो एक बॉक्स होता है ऐसा, सैटेलाइट एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके विंग्स निकले होते हैं, इस तरह से विंग्स निकले होते हैं। तो सैटेलाइट एक ऐसा बॉक्स है जिसके 2 विंग्स हैं, ये अपने आप तो उड़ के नहीं चला जाएगा ना, इसको ले जाने के लिए कोई चीज चाहिए होगी। ठीक है, इसको ले जाने के लिए कोई चीज चाहिए होगी। तो सैटेलाइट को कैरी कौन करता है? सैटेलाइट को कैरी करता है रॉकेट। सैटेलाइट को कैरी करेगा रॉकेट, ये सैटेलाइट है। और सैटेलाइट को कैरी करने के लिए आपको रॉकेट चाहिए। तो रॉकेट, इसरो वाले रॉकेट कौन से हैं? एक का नाम है PSLV, एक का नाम है GSLV। आजकल एक नए तरह के रॉकेट बन गए हैं RLV TD, है ना? तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, सिंपल। ये सैटेलाइट है जो अर्थ के किनारे किनारे घूमेगा ऑर्बिट में। सैटेलाइट जो अर्थ के किनारे किनारे घूमेगा, कम्युनिकेशन का काम है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सी वेव यूज होती है? माइक्रोवेव जो होता है वो रेडियो वेव बैंड में ही आता है। रेडियो वेव का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, माइक्रोवेव की जो रेंज है वो उसी का पार्ट होती है। तो दोनों ऑप्शन एग्जाम में, अगर रेडियो वेव लिखा हो तो भी सही है, रेडियो वेव की जगह अगर माइक्रोवेव लिखा हो तो ये भी सही है। माइक्रोवेव खुद रेडियो वेव स्पेक्ट्रम में ही आती है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कौन सी वेव यूज होती है? या तो ऑप्शन में रेडियो वेव दिया हो या तो माइक्रोवेव दिया हो। दोनों दिया हो तो क्वेश्चन सही नहीं है। आपके टेस्ट में भी एक क्वेश्चन, जो आरोहण वाली टेस्ट सीरीज, उसमें भी एक क्वेश्चन ये गया हुआ था, बच्चों को कंफ्यूजन थी कि रेडियो लगाएं कि माइक्रोवेव लगाएं। ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि माइक्रोवेव खुद रेडियो वेव का पार्ट है।
रेडियो वेव का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो माइक्रोवेव उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस रेडिएशन पे काम करता है, रेडियो या माइक्रोवेव पर, रेडियो वेव या माइक्रोवेव। हेमंत मीना, तो YouTube कौन कह रहा है तुम्हें देखने को? तुम्हारे बैच में जो लेक्चर है वो 100% होंगे, कुछ लेक्चर उसमें से YouTube पर होंगे। तुम डिस्कशन बिल्कुल कहीं और क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारा पॉइंट ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और, तुम यूट्यूब की बात कर रहे हो। वहां फालतू लोग ज्यादा हो या ना हो, आरोहण पर जो क्लास चल रही है वहां तो 100% लेक्चर कराना ही है। कुछ लेक्चर उसमें से यूट्यूब जाएंगे, तो यूट्यूब पे तुम्हें दिमाग क्यों लगाना है? यहाँ तो उल्टा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट है। क्लास का जो फोकस है वो मत चेंज करिए, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जितना कंटेंट यहाँ है मैक्सिमम कंटेंट यही रहेगा। कुछ लेक्चर इसमें से यूट्यूब पर हो सकते हैं, सारा नहीं पॉसिबल है। यहाँ तो A to Z पूरा पढ़ाना है, और पढ़ा ही रहा हूँ कितने दिन से। अभी तुम पूरा भी नहीं कर पाए होगे, जितने लेक्चर हुए हैं, जितना मैंने करा दिया है उतना पूरा भी नहीं कर पाए होगे। और हाल फिलहाल में जो पेपर हुए उठा के देख लो, आरोहण पे जो पढ़े हो वहां से आया है कि नहीं आया। एक चीज मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये SSC JEE के सिलेबस में है, और पेटेंट वाले में सिलेबस में इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने जीके एंड करंट अफेयर लिखा है। तो जब जीके लिखा है तो जीके पढ़ोगे, और करंट अफेयर लिख रहा है, और एक ही 1.5 महीने में नोटिफिकेशन आना, पेपर हो जाना। अगर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करा भी दूं तो आप कर नहीं पाओगे। कुछ लोग लिख रहे हैं सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करना है कि नहीं, कब करोगे तुम बताओ? FT पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, IP पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, उसमें भी बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ने हैं, फिर तुम्हें जीके करंट अफेयर पढ़ना है। तो पेपर बनाने वाले को भी तो इतना दिमाग होगा कि 1.5 ही महीने के अंदर पेपर करा रहे हैं, उसमें भी इतने टॉपिक पढ़ने हैं, फिर उसमें तुम्हें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी करवा ले। अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करवाना होता तो उसमें सिलेबस में वो डिफाइन करता, आगे लिखता, या तो वो जनरल अवेयरनेस लिख के छोड़ देता, जनरल अवेयरनेस लिख देता, तब उसमें सारे आ जाते। जीके एंड करंट अफेयर की बात कर रहा है, तो जो ये सब हम पढ़ रहे हैं जीके का ही पार्ट है। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं आएगा ना, तुम उतने कम टाइम में कर पाओगे, ठीक है। तो जीके और करंट अफेयर हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। SSC JEE में वो सारे आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी SSC JEE में सारे आएंगे। और SSC JEE का बैच जो मैं करा रहा हूँ वो भी 20 को खत्म हो रहा है, उसमें ये सब सब्जेक्ट अवेलेबल भी हैं। SSC JEE जिसको देना है वो SSC JEE वाले बैच पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब वहां लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्निकल पेपर का लेवल आपका ES के पुराने क्वेश्चन आएंगे, 17 के पहले वाले, 17 से जो पहले क्वेश्चन है वो ES में पूछेगा, ठीक है। तो सैटेलाइट को कैरी करने के लिए रॉकेट के नाम है PSLV, GSLV, RLV, TD। PSLV क्या है? इसका नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV क्या होता है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट को ले जाने के लिए अलग अलग तरीके के रॉकेट होते हैं, डिपेंड करेगा कितनी हाइट पर जाना है, कितना वेट ले जाना है, तो अलग अलग तरीके का रॉकेट यूज करोगे। भाई आपको 5 kg कोई चीज ले जानी हो साइकिल से ले आ सकते हो, 2 कुंटल कोई चीज ले जानी हो तो कोई दूसरी गाड़ी यूज करोगे। उसी तरीके से आपको कितनी हाइट पर जाना है, कितना वेट ले जाना है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कैसा रॉकेट यूज करेंगे। तो एक रॉकेट है PSLV, कम हाइट पर जाना हो या कम वेट ले जाना हो, कम हाइट पर जाना हो या कम वेट ले जाना हो, PSLV इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम जो लॉन्चेज इसरो ने आज तक किए हैं सबसे ज्यादा PSLV यूज हुआ है, इसीलिए PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहते हैं। PSLV जो रॉकेट है इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा लॉन्चेज आज तक इसी के हुए हैं। ज्यादा वेट ले जाना हो, मान लो कम हाइट पर ही जाना है पर वेट बहुत ले जाना है, तो GSLV यूज करोगे। कम हाइट पर जाना हो और वेट ज्यादा ले जाना हो तो GSLV यूज करोगे। ज्यादा दूर जाना हो, ज्यादा हाइट पर जाना हो तो भी GSLV यूज करोगे। ज्यादा हाइट पर जाना हो या वेट ज्यादा ले जाना हो, कम हाइट पर ही जाना है पर वेट ज्यादा ले जाना है तो भी GSLV यूज करोगे। पर ये जो PSLV GSLV होते थे, जब आप इनको लॉन्च कर देते थे
जब आप इनको लॉन्च कर देते थे तो ये रीयूज नहीं हो पाते थे, दोबारा आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो फिर अब ऐसे रॉकेट बना दिए गए हैं जो रीयूजेबल टाइप के हों। अब ऐसे रॉकेट बना दिए गए हैं जो रीयूज कर सकते हो, आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हें कहते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बोला जाता है इनको, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, रीयूजेबल टाइप लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इसरो इसको भी बना चुका है, RLV-3D को भी बना चुका है इसरो। रीयूज करने वाले रॉकेट भी हमारे पास अब है। मैंने आप लोगों को डे 1 पे कहा था कि जीएस एक बार सब्जेक्ट पूरे कर लो, हमेशा के लिए दिक्कत दूर। फॉर्म आए तब जीएस पढ़ना शुरू करो, ये ठीक बात नहीं है। आप जीएस एक बार, जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जो सब्जेक्ट है एक बार इनको टाइम देके पढ़ लो। ये पेटेंट वाला पेपर हो जाए, SSC JEE हो जाए, कम से कम एक एक बार उन सब्जेक्ट को कवर कर लेना। मैंने इस तरह से पढ़ाया है कि आपको बार बार अलग अलग नाम से बैच ना ज्वाइन करने पड़े, नहीं तो फालतू कोचिंग के चक्कर में पढ़ोगे, वही चीज बार बार अलग अलग नाम के बैच से पढ़ाई जाएगी और उसमें भी पूरा जीएस नहीं पढ़ाया जाएगा। इतना जीएस कोई नहीं कराता है। जब आप देखोगे कहीं ज्वाइन करके, फीस भी 4 गुना ज्यादा लेंगे और इतना नहीं कराएंगे। 15 घंटे में जीके करंट अफेयर पढ़ा दिया, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, 15 घंटे में हो गया। यार दोस्त पढ़ रहे होंगे, पूछ लेना, यार दोस्त आपके पढ़ भी रहे होंगे कि आरोहण पर जितना जीएस हुआ और बाकी जगह कितना चल रहा है। तो बड़े बड़े नामी लोग भी जो है वहां जीएस कितना कराया जा रहा है, आप पूछ लीजिएगा। फिर अलग अलग नाम से बैच बनते रहेंगे, फीस भी ज्यादा, कंटेंट भी कम। एक बार जीएस ये कर लोगे, हमेशा की दिक्कत दूर हो जाएगी। स्टेट एग्जाम में केवल स्टेट लोकल जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ स्टेट एग्जाम जब देने जाओगे, राजस्थान, MP, ये सब, तो स्टेट लोकल ऐड करना पड़ेगा और करंट अपडेशन करना पड़ेगा। करंट तो हर साल कुछ ना कुछ डाटा ऐड होगा, 90% करंट वही रहेगा, एनुअली 10% बस ऐड होता है, बाकी यही करंट रहने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं इसमें। करंट के पॉइंट्स जो हैं बस वो ऐड होंगे और स्टेट लोकल जीएस। अब शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे कि बस कम में कोई पढ़ा दे तो हर पेपर में परेशान रहोगे, हर बार अलग अलग नाम से बैच पढ़ते रहोगे, काम नहीं बनेगा। अब पॉलिटी एक बार पढ़ लिया, ज्योग्राफी एक बार पढ़ लिया, एक एक बार ये सब्जेक्ट हो जाए, जीएस का काम खत्म। ठीक है, स्टेट PCS तक में भी कितने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप देखना। और एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं जरूर कहता हूं, जो बाकी अलग अलग जगह आपके यार दोस्त पढ़ रहे हो, उनके नोट्स एक बार मांग लेना और अपनी कॉपी दिखा देना। पहली बार वो क्या करेगा, वो खुद ही दोस्त आपका जान रहा होगा कम पढ़ा है उसने, तो कह देगा अरे ये तो तुमने ज्यादा पढ़ लिया, 12-13 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है ना ज्यादा है कि नहीं है। तो पहली बार में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कह देगा कि तुमने ज्यादा पढ़ लिया है, तुमने जितना जरूरी है उतना ही पढ़ा है, उसने कम पढ़ा है। पेपर होते ही मालूम चल जाएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तुमको क्वेश्चन बता के जाएगा ये पढ़ लो। कंटेंट तो जितना करो उतना कम है, कंटेंट जितना हो जाए उतना कम है। और मैंने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ने के बाद भी 100% क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 70-80% क्वेश्चन बनेंगे, बाकी नहीं बनेंगे। क्लियर है? 70-80% तक ही बन जाए उतना बहुत है, 100% की तैयारी नहीं होगी, उतना बनेगा भी नहीं, ये ध्यान रखो। तो मैं फिर कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, 70-80% अगर रेंज है तो बिल्कुल ठीक तैयारी है। किसी भी एग्जाम में 70-80%, चाहे टेक्निकल पढ़ रहे हो चाहे नॉन टेक पढ़ रहे हो, 70-80% की रेंज में अगर जा रहे हो तो तैयारी ठीक चल रही है। 100% तो नहीं कर पाओगे, जरूरत भी नहीं है उतनी। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी तुम्हारे एग्जाम है वो सबको कवर करते चले, क्योंकि पूछने की लिमिट नहीं है, पूछने वाला कुछ भी पूछ देगा, वो क्वेश्चन बताएगा थोड़ी क्या पूछने वाला है। देखो इसरो के सेंटर कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया सैटेलाइट, कुछ रॉकेट का नाम बताया। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, ये कहां पे है, श्रीहरिकोटा आंध्रा में, श्रीहरिकोटा आंध्रा। ज्यादातर लॉन्चेज आप इसरो के देखोगे यहीं से होते हैं। मैक्सिमम लॉन्च न्यूज़पेपर में जब भी देखोगे इसरो ने ये लॉन्च किया, मैक्सिमम टाइम आप ये नाम देखोगे। व्हीलर आइलैंड भी है उड़ीसा में, पर मैक्सिमम लॉन्चेज आप श्रीहरिकोटा देखोगे आंध्रा के। तो DRDO मिसाइल टेस्ट करे या इसरो कोई लॉन्चेस करे, 2 ही 3 साइट के नाम आपको देखने को मिलते हैं। बालासोर, व्हीलर आइलैंड देखोगे या श्रीहरिकोटा देखोगे या चांदीपुर देखोगे, 2 ही 3 नाम आपको नजर आते हैं। श्रीहरिकोटा जो साइट है वो कहां पर है, आंध्रा में है। ये इसरो का सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है, इसरो का। यहां पर एक लेक है, पुलिकट लेक, आंध्रा पड़ता है ये।
ये एरिया आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर एक लेक है, उस लेक में आइलैंड है श्रीहरिकोटा, उस लेक का नाम है पुलिकट, सॉल्ट वाटर लेक है पुलिकट लेक। तमिलनाडु आंध्रा बॉर्डर पे पड़ती है, दोनों में लाई करती है। तो एक लेक है पुलिकट लेक, एक लेक है पुलिकट लेक जो तमिलनाडु आंध्रा दोनों स्टेट में लाई करती है। श्रीहरिकोटा इस लेक में एक आइलैंड है आंध्रा, यहीं पर ये सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। पुलिकट लेक तमिलनाडु एंड आंध्रा, यहीं पर श्रीहरिकोटा है आंध्रा में, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर यहीं पर स्थित है। फिर है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में। विक्रम साराभाई जो पहले चेयरमैन थे इसरो के, इनके नाम पर है सेंटर इसरो का ही, तिरुवनंतपुरम केरल में। यहाँ पे जो रॉकेट्स वगैरह वो बनाए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है रॉकेट, रॉकेट वगैरह जो बनते हैं और उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी वो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम में बनता है। सीजीएल का पेपर प्रैक्टिस सेट 23 वाला, सीजीएल के क्वेश्चन मेरे को कहाँ मिले? पेपर ऑनलाइन रहा होगा ना युवराज, पेपर ऑनलाइन रहा होगा ना, क्वेश्चन मुझे भेज दो, करवा दूंगा मैं 20 के बाद वैसे ही क्वेश्चन शुरू कराऊंगा। तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन हो जीएस के, मुझे भेज दो, मेल कर दो। तो लॉन्च व्हीकल रॉकेट, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर लॉन्च व्हीकल रॉकेट, तो रॉकेट और उससे संबंधित टेक्नोलॉजी वो यहीं पर बनता है। इसके अलावा इसरो का एक सेंटर है आईसेक, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बेंगलुरु में। आईसेक इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर आईसेक बेंगलुरु में है। ये डील करता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट वगैरह जो बनती है वो यहाँ पर, सैटेलाइट संबंधित टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर होता है। इसरो की रडार डेवलपमेंट जो यूनिट है वो भी इसी के अंडर काम करती है। तो इसरो सैटेलाइट सेंटर आईसेक बेंगलुरु, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट का डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं, और इसरो की रडार डेवलपमेंट वाली जो यूनिट है वो भी इसी के अंडर आती है, वो भी इसी के अंडर काम करता है। रडार डेवलपमेंट यूनिट इसी के अंडर आता है, वर्क्स अंडर इट, रडार डेवलपमेंट वाला यूनिट इसी के अंडर है। इसके बाद है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का अहमदाबाद। अब सैटेलाइट जो रॉकेट जो जाएगा, रॉकेट के साथ जो पेलोड्स ऐड किए जाते हैं, पेलोड्स वगैरह जो ऐड किए जाते हैं और उसमें चीजें लगाई जाती हैं, वो यहाँ पर तैयार होता है। जब लॉन्च किया जाता है तो उसमें कई सारी चीजें साथ में लगाई जाती हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, तो इसमें जो डिजाइनिंग का काम है या पेलोड्स वगैरह जो ऐड किए जाते हैं रॉकेट के साथ लगाए जाते हैं, वो सब डेवलपमेंट यहाँ होता है। तो सैटेलाइट और रॉकेट के अलावा जो रॉकेट के साथ पेलोड्स ऐड किए जाते हैं, कई सारी चीजें लगाई जाती है, वो यहाँ बनता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। और डाटा कलेक्शन वगैरह का सारा काम जो है हैदराबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग, कंट्रोल करना और डाटा कलेक्ट करना, कंट्रोल और डाटा का जो काम है वो यहाँ से होता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। ये सब इसरो के सेंटर जितने नाम लिखे हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। तो रिमोट सेंसिंग का जो काम है, कंट्रोल का जो काम है और डाटा कलेक्शन का जो काम है वो सब होता है हैदराबाद यहाँ से। इसरो दूसरे देशों के भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है। इसरो जो है अब वो कमर्शियली भी काम करता है और जो कंट्री है उनके सैटेलाइट वगैरह भी लॉन्च करता है। तो इसरो के कमर्शियल यूनिट, 2 कमर्शियल यूनिट हैं, ऑर्डर वॉर्डर जो लाएंगे, कमर्शियल काम जो है इसरो के अंडर 2 संस्थाएं डील करती हैं। एक का नाम है एंट्रिक्स, ये पुरानी है, बेंगलुरु में है ये, और कुछ साल पहले एक और बनाई गई है, उसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी बेंगलुरु में है। तो इसरो का जो कमर्शियल वर्क है, कमर्शियल वर्क डील करते हैं एंट्रिक्स कारपोरेशन बेंगलुरु और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु। कमर्शियल वर्क जो है इसरो का वो ये डील करेंगे। अब इसरो के क्या क्या मिशन रहे, क्या क्या लॉन्चेस रहे। सबसे पहला सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था, इसका ईयर भी पूछता है, 1975 में सबसे पहला सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था आर्यभट्ट।
फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का आर्यभट्ट 1975। इंडिया का पहला रॉकेट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, रॉकेट का नाम था SLV-3। इंडिया का अपना खुद का बनाया पहला रॉकेट SLV-3 रोहिणी सैटेलाइट को 1980 में लेकर गया था। रॉकेट इंडिया ने बाद में बनाया अपना पहला, मतलब सबसे पहला सैटेलाइट जो हमारा रहा होगा वो हमारे खुद के रॉकेट से लॉन्च नहीं हुआ। तो इसरो का मिशन सबसे पहला 1975 आर्यभट्ट, ये सैटेलाइट था हमारा। रॉकेट इसरो ने बाद में बनाए हैं। इसरो का खुद का बनाया हुआ रॉकेट लॉन्च व्हीकल, उसका नाम था SLV-3। SLV-3 वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें इंचार्ज बनाया गया था APJ अब्दुल कलाम को। SLV-3 रॉकेट जब ट्रायल होना था 1979 की बात है, तो 1979 में APJ अब्दुल कलाम, अब ये लॉन्च होने वाला था, तो साइंटिस्टों ने, उनकी टीम ने बताया कि फ्यूल टैंक में कुछ लीकेज है, फ्यूल टैंक में लीकेज है और ये लॉन्च पोस्टपोन कर दिया जाए, ये खतरा है इसमें, ये सक्सेसफुल होगा नहीं। APJ अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट इंचार्ज थे, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया, उन्होंने कहा कि चलो टैंक में लीकेज भी है पर पहुंच जाएगा, इतना कैलकुलेशन लगाया कि पहुंच जाएगा ऑर्बिट तक। SLV-3 अब उन्होंने लॉन्च किया, वो ऑर्बिट में जाने के बजाय गिरा बे ऑफ बंगाल में जाकर, तो फेल हो गया था प्रोजेक्ट। APJ अब्दुल कलाम का ये जो अनुभव था SLV-3 जब लॉन्च, अगले ही साल फिर जब ट्रायल किया गया SLV-3, जब 1980 में अगले ही साल ट्रायल हुआ, तब ये सक्सेसफुल हुआ था, पहली बार में फेल हुआ था ये। SLV-3 जो है ऑर्बिट में रोहिणी सैटेलाइट को लेकर गया था 1980 में, 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को लेकर गया था SLV-3। तो इंडिया का खुद का बनाया रॉकेट SLV-3 है पहला। सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट है। सैटेलाइट आर्यभट्ट, रॉकेट SLV-3। भास्कर 1 एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है इंडिया का, 1979 में लॉन्च हुआ था। व्हाट इज भास्कर 1? ये भी इंडिया का सैटेलाइट है, 1979 में लॉन्च हुआ था। भास्कर 1 अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन के लिए भास्कर 1 1979 में। व्हाट इज एस्ट्रोसेट? एस्ट्रोसेट इसरो की अपनी बनाई हुई ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इसरो की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी का नाम है एस्ट्रोसेट। ये पुराना नहीं है, कुछ साल पहले ही बना है, कुछ साल पहले ही बनाया है इसरो ने अपना पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी। आदित्य L1 क्या है? इसरो का सोलर मिशन है। एस्ट्रोसेट को आप ऐसे समझो जैसे नासा का केपलर था, जेम्स वेब है, टेस है, जो मैंने नाम लिखवाए थे, तो वो तो नासा के हैं, चार नाम देखे आपने। इसरो ने पहला बनाया है एस्ट्रोसेट, उसी तरह का। नासा के नाम केपलर, टेस, वेबला, ये हबल, वेब, ये सब, और ये इसरो वाले का नाम है एस्ट्रोसेट। आदित्य L1 क्या है? इसरो का मिशन है सन की स्टडी के लिए, इसरो लॉन्च करेगा, सोलर मिशन है इसरो का। RLV-TD मैंने अभी बताया, ऐसे रॉकेट जिनको रीयूज किया जा सके। RLV-TD इसरो ने बनाया ऐसा रॉकेट जो रीयूज किया जा सके, दोबारा इस्तेमाल में जो आ सकता है। इसरो का एक रिकॉर्ड था सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का। एक लॉन्च में 104 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए थे 4-5 साल पहले। अब जाके वो रिकॉर्ड तोड़ा है एलॉन मस्क का जो रॉकेट है, ये फाल्कन 9, स्पेस एक्स कंपनी है ना एलॉन मस्क की, फाल्कन 9 रॉकेट अब उसका रिकॉर्ड तोड़ा है 5-6 साल के बाद। 143 सैटेलाइट लेकर गया वो एक बार में, सिंगल लॉन्च में। तो इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसरो का एक रॉकेट था PSLV-C37। PSLV-C37 5-6 साल पहले PSLV-C37 एक बार में 104 सैटेलाइट लेकर गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये। अब जाकर वो रिकॉर्ड स्पेस एक्स कंपनी है एलॉन मस्क की, उसका फाल्कन 9 रॉकेट है, 143 सैटेलाइट लेकर गया है। अब वो रिकॉर्ड टूटा है इतने साल बाद, पहले इसरो का नाम था ये। तो सिंगल लॉन्च में सबसे ज्यादा सैटेलाइट ले जाने का रिकॉर्ड PSLV-C37 रॉकेट इसरो का 104 सैटेलाइट ले गया था। स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 अभी हाल ही में 143 सैटेलाइट एक सिंगल लॉन्च में ले गया। ठीक है, एलॉन मस्क के बारे में बता चुका हूं, टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसका भी को फाउंडर है, स्पेस एक्स का भी है, ट्विटर खरीद लिया।
देखो पराग अग्रवाल वगैरह सब नोट्स में लिखवाया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुए थे क्वेश्चन आया था पराग अग्रवाल वाला। पर वही है, जब पेपर हो जाए तब टीचर फेस करे ना। कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो पेपर के बाद तो लोग बताएं कि क्या आया क्या नहीं आया। 10 घंटे में करंट अफेयर करा दो, उसके बाद स्टूडेंट को फेस ही मत करो। कहां ढूंढते रहोगे? सही से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे, जल्दी से सिलेबस खत्म करा दो सर, तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उस समय अच्छी फीलिंग आ जाएगी पर क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। इसीलिए जीएस में परेशान रहते हैं सारे के सारे, क्योंकि ठीक से पढ़ाते भी नहीं है, ठीक से बच्चे पढ़ते भी नहीं है। बच्चों को भी हड़बड़ी रहती है, जल्दी से खत्म करा दो बस। जल्दी से खत्म में सीधी सी बात है, टॉपिक लोग पूरे नहीं कराएंगे। और कराना, इतनी मेहनत करना भी कौन चाहता है? सबको यही जल्दी से फीस ले लो, 10 घंटे में पढ़ा खत्म कर दो, फिर अगला बैच शुरू कर दो। देखो इधर पीएसएलवी, जीएसएलवी। अब ये है कि जब भी तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, हर चीज तुम जानते होगे, दिमाग ब्लैंक नहीं रहेगा। करंट अफेयर और अखबार तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक टर्म्स ना पता हो, बैकग्राउंड ना पता हो चीजों का। तुम्हें इंडिया, चाइना, कश्मीर कुछ पता नहीं, अखबार में क्या समझ में आता? अब चाहे न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, कोई चर्चा होगी, सबके बारे में तुम्हें आइडिया होगा। चाहे डिफेंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे यूनाइटेड नेशन, चाहे अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सब बात के बारे में आइडिया होगा। ठीक है। सिविल सर्विसेज में इससे भी कहीं ज्यादा पढ़ना होता है। सिविल सर्विसेज एक एग्जाम है जहां आपको इससे ऊपर पढ़ना होगा। स्टेट पीसीएस तक में आपका ये सारा काम आ जाएगा। स्टेट पीसीएस जो देंगे वो दो चीजें याद रखना, स्टेट लोकल ऐड करना और करंट अपडेशन ऐड करना। इतना ही अपडेशन होगा अगले साल भी नोट्स में। बाकी जीके करंट अफेयर ये रहेगा। पीएसएलवी, जीएसएलवी जो रॉकेट बनाए जाते हैं, पीएसएलवी के अंदर 4 स्टेज होती हैं। अब रॉकेट जाएगा तो रॉकेट में कुछ फ्यूल भरोगे, कैसे जाएगा? रॉकेट को उड़ाने के लिए कुछ फ्यूल व्यूल चाहिए, तो 4 स्टेज होती हैं। 2 स्टेज में डालते हैं सॉलिड फ्यूल। ये जब मैंने क्रायोजेनिक इंजन बताया था उसमें बताया था इसके बारे में। 2 स्टेज होती हैं सॉलिड और 2 स्टेज होती हैं लिक्विड। 2 सॉलिड स्टेज, 2 लिक्विड स्टेज पीएसएलवी में। जीएसएलवी होता है 3 स्टेज, जिसमें एक सॉलिड, एक लिक्विड, और क्योंकि इसको ज्यादा हाइट पर जाना है, ज्यादा हाइट पर कैसे जा पाएगा? एक स्टेज में लगा होता है क्रायोजेनिक इंजन। एक स्टेज में लगाते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो पीएसएलवी में 4 स्टेज होती हैं, 2 सॉलिड, 2 लिक्विड। 2 में सॉलिड फ्यूल होता है, 2 में लिक्विड फ्यूल होता है। इसमें एक में सॉलिड, एक में लिक्विड, और लगा होता है क्रायोजेनिक इंजन। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर जाना हो तो लगाया जाता है क्रायोजेनिक इंजन। तो जीएसएलवी इसीलिए तो ज्यादा वेट भी कैरी कर सकता है और ज्यादा हाइट पर जा सकता है। ज्यादा वेट और ज्यादा हाइट कैरी कर सकता है जीएसएलवी, क्योंकि इसमें लगे हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के लिए क्या करते थे? लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, जो मैंने -150 डिग्री के नीचे टेम्परेचर बोला था, -150 डिग्री के नीचे टेम्परेचर मैंने बोला था, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन चाहिए, वहां पढ़ाया था इसके बारे में। तो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है। पढ़ा चुका हूं, दोबारा रिकॉल कर लो इसको। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। अब ये बहुत बड़ा काम है इसको लिक्विड फॉर्म में लाना। -150 डिग्री, -250 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चाहिए होता है। पर क्या इंडिया ने खुद भी क्रायोजेनिक इंजन बना लिए हैं? यस, इसरो ने भी बना लिया है, और एक प्राइवेट एजेंसी का नाम मैंने आपको बताया था, स्काई रूट। स्काई रूट ने भी काम किया इस पर। तो क्रायोजेनिक इंजन अब इंडिया में बन चुके हैं, इंडिया खुद भी बना चुका है, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन। स्काई रूट जो कंपनी है वो स्पेस प्रोग्राम में ही काम करती है, पर प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। अरे सिविल्स के भी बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। तुम्हारा ये मिसाइल वाला क्वेश्चन तो इस बार पढ़ाया था, वही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। दिक्कत ये है ना, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है ज्यादा पढ़ा रहे हैं, और कई लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। तुम लोग जो आरोहण पर जीएस पढ़ रहे हो, कई लोगों की परेशानी का कारण है वो, कि आरोहण पर इतना जीएस कराया जा रहा है, अब ये बच्चे अलग अलग नाम से बैच क्यों करेंगे?
भाई कोचिंग का तो कंसेप्ट है ना, कोचिंग दुकान है, बच्चे कस्टमर हैं, यही तो नियम बना हुआ है। वही किताब कवर पेज चेंज करके बेचते रहो, वही बैच बार बार पढ़ाते रहो नाम बदल बदल के। कोचिंग और स्टूडेंट क्या आजकल वो टीचर वाला कहाँ रह गया, गुरु शिष्य परंपरा तो खत्म ही कर दिया। स्टूडेंट का भी नेचर कुछ इस तरीके का हो गया है और कोचिंग भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। एडमिशन के बाद कितने लोग तुम्हें रिप्लाई करते हैं, तुम बताओ। तो आरोहण के आने से यही परेशानी हो गई है। कई लोग परेशान है कि जीएस को लेकर दिक्कत नहीं है, जीएस को लेकर इतना पढ़ाया जाएगा कि अलग अलग नाम से जो बैच हैं वो बेवकूफ नहीं बना पाएगा कोई तुम्हें। जीएस को लेकर मैं खुद कह रहा हूं तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार तुम सारे सब्जेक्ट खत्म कर लो, जीएस के नाम पे तुम्हें दोबारा नहीं बैच करना पड़ेगा। सिविल्स के लिए केवल पढ़ना पड़ता है, बाकी स्टेट पीसीएस तक का काम खत्म। सीजीएल दे दो, जेई दे दो, एई आएगा वो दे दो, आरआरबी, जीएस, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ करंट अपडेशन होगा बस, और कुछ नहीं। अब जरा मैं तुम्हें पीएसएलवी जीएसएलवी की इमेज दिखाऊं, जो मैं 3 स्टेज 4 स्टेज बोल रहा हूं वो तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा। भाई उड़ते होंगे तो इसमें कुछ बूस्टर मोटर कुछ लगाते तो होगे। पर एक बात ये भी है कि आरोहण ने एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी है कि बच्चों के मैसेज ऐसे ऐसे आ रहे हैं, सर मेंसुरेशन पढ़ा दो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो। मतलब इंजीनियर को 7वीं 8वीं 10वीं की चीजें पढ़ाई जाए, बताओ, मैथ वो भी ऐसी ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो मेरे लिए भी पूरा करना मुश्किल नहीं हो रहा है। अब एफटी मान लो हो गया पूरा, रीजनिंग जरा सा टॉपिक है, 3-4 क्लास से हुई है, बाकी खुद भी कर सकते हो रीजनिंग। सीजीएल के पुराने पेपर से एफटी रीजनिंग कर सकते हो। इंजीनियर अगर कहे कि मुझे मेंसुरेशन नहीं आ रहा या मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, तो ये बड़ी चिंता की बात है। 1 ही 1.5 महीने में पेपर हो जा रहा है, फिर तुम बेसिक मैथ भी पढ़ना चाह रहे हो, तो कैसे पेपर निकलेगा तुम बताओ। अगर इतनी बेसिक दिक्कत होगी तो कैसे बात बनेगी। मतलब इंजीनियर को मेंसुरेशन पढ़ाना कुछ ऐसा है कि जैसे हम तुम्हें 20 तक की टेबल याद करा रहे हो। थोड़ी भी कोई ट्रिकी चीज होती मैं अपने आप से कराता ही हूं, मैं खुद ही तुम्हें बिना बोले करा देता। पर डिमांड इतनी बेसिक चीजों की कर रहे हो सर। अब एक बच्चा कह रहा है वोकैबुलरी पढ़ा दीजिए, वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है कोई, और जो पढ़ाता है वही बेवकूफ बनाता है वोकैबुलरी। 1 महीने के एग्जाम में वोकैबुलरी कोई तैयार करवा देगा, तुम बताओ खुद ही। एंटोनिम सिनोनिम कोई पढ़ा सकता है? तो डिमांड भी ऐसी ऐसी कर रहे हैं कि मतलब मुझे खुद लग रहा है कैसे पेपर करेंगे, क्या स्थिति है। वोकैबुलरी के 3-4 मुझे वो आ चुके, सर वोकैब पढ़वा दीजिए। वोकैब कैसे करवा दूं बताओ तुम? डिक्शनरी लेके बोलूं टीचर को याद करा है? एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो वोकैब पढ़ाता है मेरा मानना है कि टाइम पास कर रहा है। वोकैब सेम क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? फालतू के लोग नियम बताते हैं कि ये कोई कोड बना दिया है, इस लेटर के वोकैब ज्यादा पूछते हैं। उतने में तुम पूरा जीएस पढ़ लोगे जितने में वोकैब करोगे, जितने में वोकैब पढ़ोगे उतने में तो पूरी इंग्लिश तैयार कर लोगे, और वोकैब में गारंटी भी नहीं है। कंपटीशन में उन चीजों को पहले पढ़ा जाता है जहां पर सर्टेनिटी हो कि तुम पढ़ के जाओगे और क्वेश्चन पक्का बनेंगे। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए साइंस, पेटेंट वाले के लिए साइंस पहले पढ़ लेना चाहिए, उतने में से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, सर्टेनिटी ज्यादा है। एप्टी रीजनिंग कर लेना चाहिए, आईपी कर लेना चाहिए। ये मिस मत करना। जनरल साइंस पहले कर लो, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टी रीजनिंग करो और आईपी पहले कर लो। इतना करने के बाद फिर जीके करंट अफेयर, फिर इंग्लिश। इंग्लिश अगर बचपन से किसी ने नहीं पढ़ा है तो 1 ही महीने में इंग्लिश में मास्टर नहीं बन जाएगा। तैयारी होती है सर्टेनिटी कि मैं ये समय इसमें दूंगा और क्वेश्चन पक्का बनाऊंगा। मैं साइंस के बाद जीके करंट अफेयर को बोल रहा हूं कि जीके करंट अफेयर लिमिट नहीं है कुछ, इतना मैं पढ़ा रहा हूं तो भी इसमें 30 में से 22-24 क्वेश्चन बनेंगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें सुने भी नहीं होंगे। पर जनरल साइंस में नंबर ज्यादा होगा। तो कंपटीशन में हमेशा ध्यान रखना है कि सर्टेनिटी जहां हो। देखो 3 स्टेज मैंने बताई, ये जीएसएलवी है, ये वाला जो है जीएसएलवी है। क्रायोजेनिक इंजन देखो ये लगाइए अलग से जो नजर आ रहा है, तो इसमें एक होती है सॉलिड फ्यूल की स्टेज, एक लिक्विड फ्यूल, और ये जो दिख रहा है क्रायोजेनिक इंजन है। और जब ये ऊपर जाता जाता है तो एक एक स्टेज अलग होती जाती है। सैटेलाइट जब लॉन्च होती है तो पूरा का पूरा थोड़ी ऊपर जाता है, इतना वेट क्यों ले जाएंगे, तो एक एक स्टेज रिमूव होती जाती है। साथ में ये स्ट्रैप मोटर्स लगी होती हैं,
थ्रस्ट देने के लिए, इसको ऊपर पावर देने के लिए स्ट्रैप मोटर वगैरह भी लगाई जाती है साथ में। देखो इधर भी लगे हुए हैं बूस्टर्स, मोटर, ये सब भी साथ में लगा रहता है। ये GSLV है। PSLV में दिखाऊं तुम्हें, PSLV आपको 4 स्टेज अलग नजर आएंगी और वो क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिखेगा उसमें, क्रायोजेनिक इंजन आपको उसमें नजर नहीं आएगा। ये PSLV है, चारों स्टेज अलग अलग नजर आ रही हैं। अब PSLV GSLV ऊपर जाते थे और फिर दोबारा रीयूज नहीं हो पाते थे ये। अब इसरो ने ऐसे बना लिए हैं जिनको रीयूज किया जा सकता है। ये PSLV है। तो 4 स्टेज हैं, 2 सॉलिड 2 लिक्विड, 1 2 3 4, 4 स्टेज का होता है, 2 सॉलिड 2 लिक्विड। यहाँ भी स्ट्रैप मोटर वगैरह लगी हुई है, बूस्टर्स लगे हुए हैं इसको ऊपर लिफ्ट देने के लिए, ऊपर इसको थ्रस्ट देने के लिए कि ऊपर जाए। और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा एक एक स्टेज रिमूव होती जाती है, सैटेलाइट को ले जाके ऑर्बिट में प्लेस कर देता है, काम खत्म। ये PSLV। अब ऐसे रॉकेट बना लिए हैं जिनको रीयूज किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, RLV-TD। RLV की शेप एकदम अलग है, RLV जो है उसकी शेप एकदम डिफरेंट, ऐसा दिखता है RLV। और इस तरह का रॉकेट बनाने वाला चौथा कंट्री हो गया इंडिया दुनिया में। ऐसे रॉकेट जो रीयूज किए जा सके, सैटेलाइट को प्लेस कर दे और वापस इस्तेमाल हो सके। ये है RLV-TD। ये आपको स्पेसक्राफ्ट की तरह लग रहा है देखने में। RLV-TD ऐसा रॉकेट जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, रीयूजेबल टाइप का। क्योंकि PSLV GSLV जो थे वो रीयूज नहीं होते थे, एक बार आपने लॉन्च कर दिया फिर वो रीयूज नहीं होते थे, तो कितना पैसा लगता था बार बार बनाना, पैसा लगाना। अब ऐसा बना लिया है कि इसको रीयूज किया जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, RLV-TD। और लॉन्च की स्टेजेस मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। जैसे सैटेलाइट को लेकर जाता है एक एक स्टेज रिमूव होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा एक एक स्टेज इसमें से अलग होती जाएगी। ये देख सकते हो यहां से, देखो ये पूरा पूरा यहाँ से रॉकेट दिख रहा है, मान लो PSLV है। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है एक एक स्टेज इसमें से अलग होती जाती है, मतलब पूरा का पूरा रॉकेट टॉप तक नहीं जाता। ऑर्बिट में जब जाना होता है तो पूरे का पूरा रॉकेट नहीं जाता, ये ऊपर जाता जाएगा। अब क्योंकि ज्यादा साइज है, वेट ज्यादा कैरी कर रहा है, तो यहाँ आपको मोटर बूस्टर लगाने पड़ेंगे ताकि इसको लिफ्ट मिले, ऊपर थ्रस्ट मिले। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा एक एक स्टेज अलग होती जाती है। फाइनली सिर्फ हेड बचता है, ऊपर का हिस्सा बचता है, और ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करके काम खत्म। सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करेगा और उसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा रॉकेट अर्थ से चलता है वो पूरे का पूरा ऑर्बिट में नहीं जाता। अब हमने बना लिया है ऐसा रॉकेट जो रीयूज किया जा सके, जिसका नाम RLV-TD। तो अब इसरो ने डेवलप कर लिए हैं। ठीक है,
अब इसके बाद आता है स्पेस में ऑर्बिट्स वगैरह की बात, कौन कौन सी ऑर्बिट स्पेस में बनी हुई है, अगला पॉइंट ये आता है। ये अर्थ सरफेस है, यहां पे ह्यूमन रह रहा है। अब यहां पर तो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सब एटमॉस्फेयर की लेयर हैं। स्पेस में जब आप जाओगे तो 3 ऑर्बिट हैं। स्पेस में 3 ऑर्बिट, मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेस में 3 ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। सबसे पहली ऑर्बिट है लियो, फिर आती है मियो, और फिर आती है जियो, या इसको हियो कहते हैं, जियो या हियो। लियो का मतलब क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट। अब आप एक बात बताइए, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा वो लियो पे ज्यादा, मियो पे ज्यादा, या हियो या जियो पर ज्यादा? लियो पर ज्यादा। तो इसका मतलब लियो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव कर रही होगी ज्यादा फास्ट, ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का लियो पर ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें जो सैटेलाइट मूव कर रही होंगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उससे कम मियो में और सबसे कम हियो में। अलग अलग तरह की सैटेलाइट बहुत प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं जहां से आप इस अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अर्थ के ऊपर एक्टिविटी को देख रहे हो। कुछ होती हैं रिसर्च सैटेलाइट, कुछ होती हैं नेविगेशन के लिए, कुछ नेविगेशन के लिए तो सैटेलाइट, कुछ कम्युनिकेशन के लिए। तो सैटेलाइट कई तरह की हैं, किस सैटेलाइट को भेजना है वो डिपेंड करेगा। अलग अलग तरह की सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में भेजी जाती है। कम्युनिकेशन वाला अलग ऑर्बिट में जाएगा और साइंटिफिक वाला अलग ऑर्बिट में जाएगा। अलग अलग तरह की सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस की जाती है। कहां से कहां तक लियो ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है? ये 180 किलोमीटर पे शुरू हो जाती है और 2000 किलोमीटर तक जाती है। ये वाली जो ऑर्बिट है लियो ऑर्बिट 180 किलोमीटर पे शुरू होती है, 2000 किलोमीटर तक है। लियो का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। मियो, मियो मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये लाई करती है 2000 किलोमीटर से लेकर 35,780 किलोमीटर। 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर तक मियो ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट है जियो या हियो, हाई अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर पर ही है, इसी डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर स्पेस की जब बात कर रहे हैं, 3 टाइप की ऑर्बिट है, लियो, मियो, जियो। लियो 180 से 2000 तक एग्जिस्ट करती है, मियो 2000 से 35780, और जियो या हियो एग्जैक्टली इतने किलोमीटर पे है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? अर्थ के ऊपर हम जाते जाएं 180 से 2000 तक लियो, उसके बाद 2000 से 35780 मियो, और जब हम इस 35780 पर पहुंच जाते हैं, इतनी हाइट पर एक स्वीट स्पॉट बनता है। एक स्वीट स्पॉट बनता है उस ऑर्बिट में, जो रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड आएगा और अर्थ के जो रोटेशन का टाइम पीरियड आएगा वो सिंक कर जाते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं। उस ऑर्बिट के अंदर जो रोटेशन का टाइम पीरियड होगा और अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड जो होगा, दोनों सिंक कर जाते हैं। तो वहां से बैठकर अर्थ के पॉइंट को अगर देखें तो हमें स्टैटिक नजर आता है। इस ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। मतलब अर्थ के ऊपर 35780 ये अर्थ है, इसके किनारे कहीं भी 35780 पर आप चले जाओ, किसी भी तरफ चले जाओ, अर्थ के चारों तरफ 35780 किलोमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। एग्जैक्टली 35780 अर्थ के किनारे किसी भी ऑर्बिट में हम घूम जाएं, वो सारी की सारी ऑर्बिट हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इन्हें कहते हैं जियो सिंक्रोनस। सिंक क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिट में रोटेशन का टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड सेम है।
तो इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। ये जितनी भी ऑर्बिट बन रही हैं, तो आपसे कोई कहे कितनी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट स्पेस में हो सकती हैं, मेनी, बहुत सारी बन सकती हैं। बस 35780 अर्थ के ऊपर जाओ और किसी भी तरफ घूम जाओ, जो भी ऑर्बिट बनेगी सारी की सारी जियो सिंक्रोनस होंगी। ठीक, क्या ये समझ आ रहा है? अर्थ के किनारे 35780 ऊपर स्पेस में चले जाओ, किसी भी तरफ जितनी ऑर्बिट तुम बनाओगे सब जियो सिंक्रोनस होंगी। जियो सिंक्रोनस का मतलब उस ऑर्बिट में टाइम पीरियड और अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड सिंक कर जाता है, बराबर होता है, इस कारण इसको सिंक्रोनस वर्ड आता है, जियो सिंक्रोनस। क्या ये समझ आ गया? अब एक लाइन ध्यान से सुनिए, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बहुत सारी हैं, इसमें से वो वाली जियो सिंक्रोनस जो इक्वेटर के ऊपर है उसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। कई सारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में से वो वाली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी, 35780 इक्वेटर के ऊपर चले जाओगे, उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितनी हो सकती हैं? ओनली वन। ठीक है, जियो सिंक्रोनस 35780 पे बहुत सारी हैं, और 35780 पर ही वो वाली जियो सिंक्रोनस जो इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी उसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही है, पर कंडीशन ये है कि इक्वेटर के ऊपर है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट खुद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही है, इक्वेटर के ऊपर लाई करती है। अभी क्लियर है? समझा पाया मैं आपको ये बात? तो अब इससे आपको पता चलेगा कि किसको कहां पर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे गगनयान को भेजा जाएगा तो गगनयान लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। जब लिखा रहेगा ना कि कोई चीज इसरो ने लॉन्च की और इतनी हाइट पर जाना है, तो हाइट को देखते ही आप समझ जाओगे किस ऑर्बिट पर भेजा जा रहा है। फिर आप उसका नेचर देखोगे, भेजा जा रहा है तो कौन सी ऑर्बिट है भाई, भेजा जा रहा है तो कौन सी हाइट पर भेज रहे हैं, किस ऑर्बिट में भेज रहे हैं। ये रिसर्च सैटेलाइट है कि कम्युनिकेशन वाली है कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसका पर्पस क्या है, या नेविगेशन के लिए है। ठीक, अब जीपीएस है, नाविक है, गगनयान है, अलग अलग चीजें अलग अलग ऑर्बिट में काम कर रही हैं। कैसलर सिंड्रोम हमने पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा क्राउडेड ऑर्बिट कौन सी होगी? जो लोअर वाली है, लोअर अर्थ ऑर्बिट ज्यादा क्राउडेड है, तभी तो वहां पर अब जो सैटेलाइट है उसकी एक लाइफ है मान लो, और एक लाइफ टाइम के बाद वो डेड हो गई, डेड होकर भी उसी ऑर्बिट में घूम रही है, डेड होकर भी उसी ऑर्बिट में मूव कर रही है वो। तो आपस में टकरा रही हैं, टुकड़े बन रहे हैं, वो पार्ट्स औरों से टकरा रहे हैं। मतलब कैसलर सिंड्रोम, डेब्रिस, मलबा स्पेस में बढ़ता जा रहा है ना। कुछ समझ आ रहा है कि चल रही बात ऐसे ही, जा तो नहीं पढ़ा दिया है? क्या स्थिति है? समझ सब आ रहा है? अरे भाई अभी गगनयान चंद्रयान सब बताऊंगा तो मैं हाइट बताऊंगा किसको कहां भेजा गया है, उससे पहले यही तभी समझा रहा हूं। ये ऑर्बिट नहीं जानोगे तो हाइट बताए क्या करेंगे? देखो, तो अर्थ के 3 टाइप के ऑर्बिट हैं। सबसे पहला ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। 180 से 2000 किलोमीटर के बीच ये लाई करती है। 180 से 2000 किलोमीटर के बीच लाई करती है। ज्यादातर साइंटिफिक सैटेलाइट, रिसर्च सैटेलाइट इसी में प्लेस किए जाते हैं। कम हाइट पर है तो ज्यादातर साइंटिफिक सैटेलाइट, रिसर्च सैटेलाइट इसी में प्लेस करते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद सबसे पहली जो ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 से लेके 35780 किलोमीटर। नेविगेशन और स्पेशलिटी सैटेलाइट कुछ होते हैं जो यहां भेजे जाते हैं। नेविगेशन एंड स्पेशलिटी सैटेलाइट कुछ होते हैं जो इसमें भेजे जाते हैं। तीसरा है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट या हाई अर्थ ऑर्बिट।
ये एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर पे है, एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर। वेदर सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसमें प्लेस किए जाते हैं, वेदर एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसमें प्लेस किए जाते हैं। तो अर्थ के जितनी नजदीक ऑर्बिट होगी उसमें ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का उतना ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, जो चीज मूव करेगी वो उतनी तेजी से मूव करेगी, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना स्लो मूवमेंट होगा। तो हायर द ऑर्बिट, जितनी ऊंची ऑर्बिट उसमें मूवमेंट उतना स्लो, और जितनी लो ऑर्बिट अर्थ का इंपैक्ट उतना ज्यादा, उतना स्पीड ज्यादा होगी मूवमेंट की। तो जितना ऊंचा उतना स्लो मूवमेंट, और जितनी नीचे ऑर्बिट उतना फास्ट मूवमेंट। रीजन है ग्रेविटी के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण। हालांकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम होता जाता है, पर रहेगा तो जीरो तो नहीं होगा। अर्थ इतना बड़ा बॉडी है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट जीरो तो नहीं होगा, कम होगा पर जीरो नहीं। क्लियर है? तो वही हमने समझाया जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी का क्या मतलब। जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी का क्या मीनिंग है वही हमने समझाया है यहाँ। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बहुत सारी हैं जो एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर पे लाई करती हैं अबो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर 35780 किलोमीटर पर लाई करती हैं। इनका रोटेशन का टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड के सिंक कर जाता है, बराबर होता है। इन्हीं जियो सिंक्रोनस में जो इक्वेटर के ऊपर लाई करती है उसको हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। इन्हीं जियो सिंक्रोनस में जो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी उसको हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। ठीक है, चलो यहां तक की कथा समाप्त। अब इसके आगे कल देखें। ये हमने समझा ही दिया, चलो ये सब बता दिया, अब इसके आगे कहानी कल देखेंगे। इतना ही रखते हैं। इवनिंग वाली क्लास में आज हमें WTO और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक 2 ही क्लास का है, ज्यादा नहीं है, 2 ही क्लास का है। मॉर्निंग क्लास आपकी कल नहीं होगी, इवनिंग में ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट हो जाएगा तो साइंस वाला भी इवनिंग में कर लेंगे। 18 को मॉर्निंग क्लास नहीं है, सैटरडे संडे क्योंकि पेटेंट वाले का टेस्ट बनना है तो कल मॉर्निंग क्लास नहीं होगी। 18th ऑफ रहेगा, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग रहेगा। मॉर्निंग नहीं होगा, इवनिंग होगा, बाकी आज इवनिंग है। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ समझ आया? पहले ये बताओ, सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? कौन कौन सी ऑर्बिट हैं? अब अलग अलग तरह के सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में जाएंगे। टाटा स्काई वाले की आप हाइट नहीं चेक कर सकते शुभम राज? टाटा स्काई कितनी हाइट पर काम कर रहा है, आप हाइट नहीं चेक कर सकते? जब मैंने आपको बता दिया ऑर्बिट के तीनों नाम, 100% टीचर पर ही डिपेंडेंट हो गया। जो फैक्चुअल डाटा देख सकते हो आप खुद चेक कर लो कितने पे है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे काम करता है ये मैं आपको आइडिया बता दूं। ये अर्थ है, अर्थ पे ट्रांसमीटर लगा है, इसने कोई वेव भेजा, सिग्नल भेजा। अब सैटेलाइट से टकराकर वो सिग्नल आया, तो यहाँ कहीं रिसीवर लगा होगा, इसने रिसीव कर लिया। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे मान लो और कोई कम्युनिकेशन देखोगे कम हाइट पर होगा तो वो उतनी दूरी तय नहीं कर पाएगा। सैटेलाइट हाइट पर है, आपने इंडिया से कोई सिग्नल भेजा, अमेरिका रिसीव कर रहा है। आप एक जगह से भेज रहे हो, अर्थ का कोई दूसरा कोना रिसीव कर रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बहुत लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करना हो तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज होता है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो तो बहुत ज्यादा हाइट से रिफ्लेक्शन आएगा जो अर्थ के किसी और कोने तक पहुंचेगा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पर्पस अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना ही क्यों है, बहुत लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन।
लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत लंबी दूरी में कम्युनिकेशन करना हो तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सिग्नल रिफ्लेक्ट होके अर्थ के किसी और कोने पे पहुंचेगा। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।